हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं आपको सेशन लेने वाली हूँ वो ऐसी 10 इम्पॉर्टेंट एरर्स पर है जो कि अधिकतर पूछी जाती है एग्जाम्स में। मैंने मिसलिनियस एरर्स ली हैं, मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स ली हैं इनफैक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इनका आपका रेगुलर डे टू डे इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखते हैं, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये ऐसे 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप एक बार पढ़ लो तो आपसे एरर्स बनने वाले हैं। तो बेसिकली एक ब्रशअप होता है कि किस तरह से चीज़ें हम पढ़ें, किस तरह की चीज़ें हम करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या आएगा? मीट यू या मीटिंग यू? क्या करेक्ट होता है? आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे और थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप इसमें क्या आंसर लगाते। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता तो ध्यान देना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज होता है इसके साथ मीटिंग यू। अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, इसके साथ क्या यूज कर देते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। यहाँ पर जो होता है इस फ्रेज के साथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ आप जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जीरेंड्स को यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। यानी कि आई am looking forward to hear you। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा नोट रखिएगा। जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू मिलता है आपको, तो उसके साथ जो आप मतलब यूज करते हैं वर्ब, वो एक जिरेंड फॉर्म में यूज करते हैं। सो इट्स इनकरेक्ट टू से टू हियर यू, ये गलत है कहना। आप क्या यूज करते हैं इसके साथ? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग यू। ठीक है, यहाँ से HERING हो जाएगा, हियर यू कहना गलत होता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमने नंबर 1 सीखा वो ये सीखा कि जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू हम यूज करने वाले हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू जब भी मैं यूज करूंगी, लुकिंग फॉरवर्ड टू मैं जब भी यूज़ करने वाली हूँ तो उसके साथ मैं क्या यूज़ करूँगी? वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट नंबर 2, वो मैं बता रही हूँ। इस सेंटेंस को देखिए, ईच बॉय हैज़ या हैव हिज या देयर ओन नोटबुक। इस सेंटेंस को देखो और फटाफट सोच के देखो कि क्या यूज़ करते हैं आप। यहाँ पर यूज़ किया है आपने ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता है एक। मतलब आप जब भी प्रत्येक वर्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब बात किसकी कर रहे हो? एक की। तो ध्यान देना, जब भी ईच, एवरी आप ये 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा जो कहानी चलती है वो कैसी चलती है? सिंगुलर की ही चलती है। तो आप क्या यूज़ करोगे? ईच बॉय सिंगुलर है, आगे क्या यूज़ करोगे? हैज़, ईच बॉय हैज़। आगे कहानी अगर फिर भी सिंगुलर रहेगी तो क्या यूज़ करोगे? हिज ओन नोट बुक। यही बात समझ में? इसका मतलब आपको कहीं पर भी ईच या एवरी मिल जाए, इन दोनों का ही मतलब होता है एक, प्रत्येक के सेंस में आप यूज़ करते हो। तो इसके साथ जो नाउन आप यूज़ करते हो वो भी कैसी रहती है? सिंगुलर ही रहती है। और उसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हो वो भी कैसा रहता है? सिंगुलर ही रहता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत कॉमनली पूछी जाती है। एक सेंटेंस और हम देखते हैं, ईच गर्ल have submitted the project report। ध्यान दो, ईच गर्ल, अगेन ईच का मतलब होता है प्रत्येक या एक के सेंस में आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो अगर ईच है तो मेरा जो नाउन होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया? सिंगुलर। पर वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? हैव की जगह हैज। ठीक है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। जब भी आपके पास ईच या एवरी ये जो प्रोनाउंस आते हैं तो उस केस में इस कहानी की पूरी कैसे चलती है? सिंगुलर ही चलती है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस दिया, रोहन प्रेफर्स टी than
कॉफ़ी। इस सेंटेंस का अगर मैं मीनिंग निकालने बैठूँ तो मीनिंग ये निकलता है, रोहन जो है वो तवज्जो देता है, प्रायर करता है या फिर प्रेफर करता है किस चीज़ को, चाय को, किसके कंपैरिजन में, कॉफ़ी के कंपैरिजन में। तो हमने पढ़ा होता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, दैन यूज़ करते हैं। पर एक ध्यान रखना बात, प्रेफर जब भी आता है कंपैरिजन में तो इसके साथ दैन यूज़ नहीं करते हो, आप क्या यूज़ करते हो, टू यूज़ करते हो। दैन यूज़ करना गलत है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, रोहन प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप दैन यूज़ नहीं करते हो, टू यूज़ करते हो। कौन कौन से होते हैं, तो प्रेफर होता है और प्रायर होता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर। इन सभी के साथ जब भी मैं कंपैरिजन की बात करती हूँ तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, टू यूज़ करती हूँ। एक एग्जांपल और देखते हैं, नेहा इज सीनियर देन मोनिका। ये सेंटेंस कहना गलत है। क्यों, क्योंकि आप नेहा और मोनिका का कंपैरिजन कर रहे हो। किस सेंस में कंपैरिजन कर रहे हो, सीनियरिटी के केस में कंपैरिजन कर रहे हो। तो उस केस में जब भी सीनियर का सेंस आ जाता है तो आप कंपैरिजन में देन नहीं लगाते हो, क्या लगाते हो, टू लगाते हो। तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा कि जब भी प्रेफर होता है, प्रेफर, प्रायर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के साथ कंपैरिजन में क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं। ठीक है, ये था थर्ड कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए फोर्थ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है, अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, आई मेट माई कजिन ब्रदर, आई मेट माई कजिन ब्रदर यस्टरडे। मैं कल अपने कजिन ब्रदर से मिली। ये बात कही जा रही है इस सेंटेंस में। क्या एरर होगी इस सेंटेंस में? अमूमन या फिर नॉर्मली हम इसको अपनी रेगुलर इंग्लिश में यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना, मेरी कज़न सिस्टर आई है, कज़न ब्रदर आया हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत है ग्रामर के हिसाब से। आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपली आई मेट माई कज़न यस्टरडे, आई मेट माई कज़न यस्टरडे। क्यों? क्योंकि कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज़ करना इज टोटली इनकरेक्ट, गलत होता है। वो सुपरफ्लुअस बनाता है सेंटेंस को। सुपरफ्लुअस मतलब जो बात एक से कही गई है वही दूसरा बात भी कह रहा है। कज़न का मतलब भी ये होता है एक ऐसा भाई जो कि क्लोज, बिल्कुल फर्स्ट ब्लड में नहीं है, और वो कैसा है, मेरे चाचा का, मामा का बेटा या बेटी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कज़िन, मतलब कज़िन इटसेल्फ अपने आप में लेके चल रहा है ब्रदर या फिर सिस्टर। बात समझ में आई होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपको कज़िन मिले तो सिर्फ कज़िन ही मिले, उसके साथ ब्रदर और सिस्टर लगाना सेंटेंस को गलत बनाता है। आप क्या बोलोगे, सिंपली आई मेट माई कज़िन यस्टरडे, नेहा इज़ माई कज़िन सिस्टर, नेहा इज़ माई कज़िन सिस्टर। ये कहना भी क्या होता है, गलत होता है। नेहा इज़ माई, सिंपली क्या, कज़िन सिस्टर का यूज़ करना इसमें टोटली गलत है। ठीक है, चलो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था। फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट में एक सेंटेंस ले रहे हैं हम कि हमने बोला ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स लव देयर मदर, ध्यान देना, ईदर का मतलब क्या होता है। ईदर का मतलब होता है, बेसिक सबसे पहली बात तो ईदर मैं किसके लिए यूज़ करती हूँ, ईदर जो मैं यूज़ करती हूँ वो हमेशा मैं दो लोगों के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ईदर मतलब दो लोग हैं, दोनों में से कोई एक की जब भी बात करते हो तो आप ईदर का यूज़ करते हो। आप समझना इस सेंटेंस में एरर क्या है। इस सेंटेंस में एरर है ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, और जो प्रोनाउन लगेगा वो भी कैसा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। ऐसा क्यों, समझना। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या कहा, ईदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई एक। पर मैं बात, या फिर मेरे पास लोग कितने हैं, इन टोटल दो लोग हैं। कैसे, मान लीजिए ये टू ब्रदर मैंने यहाँ बनाए, ये एक ब्रदर और ये दूसरा ब्रदर। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने लोग हैं, दो। दो लोग को मैं क्या बोलूँगी, सिंगुलर या प्लूरल,
प्लूरल। तो यहाँ पर जो भी नाउन में यूज़ करूँगी, यहाँ पर ये जो भी नाउन यूज़ होने वाला है वो कैसा यूज़ होने वाला है, प्लूरल ही यूज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बात इन दोनों की कर रही हूँ, पर इधर से मैं उठा एक की रही हूँ, पर मेरे पास लोग कितने हैं, इन टोटल 2 लोग हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपने इन टोटल आपके पास 2 लोग हैं, पर इधर के थ्रू आप उठा एक को रहे हो, एक की बात कर रहे हो। तो अगर आप एक की बात करते हो तो आगे चल के जो वर्ब लगेगी वो उस एक के हिसाब से ही लगेगी। किसको? जिसको भी आप उठा रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं एक की बात कर रही हूँ तो ये वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है। और आगे अगर रिलेटेड कोई भी आप प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं तो वो भी किसके कंटेक्स्ट में यूज़ होगा, जिसको आपने एक को उठाया है। तो वो क्या बनेगा यहाँ पर, हिज मदर। आई बात समझ में? इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जब भी ईदर ऑफ यूज़ होता है, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ और वन ऑफ और नन ऑफ, इनके साथ हमेशा ध्यान रखना, इनके साथ हमेशा जो भी नाउन आता है, जो भी नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। पर वर्ब जो लगाते हो वो कैसी लगाते हो, सिंगुलर लगाते हो। ये बात ध्यान रख। और आगे चल के अगर कोई प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो वो भी कैसा लगता है, सिंगुलर ही लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला है मैंने, जब भी मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इस तरह से होता है। तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, इन टोटल मेरे पास लोग कितने हैं, 2 लोग हैं। पर इन दोनों में से मैंने किसी एक को उठाया है। कैसे पता चला मुझे किसी एक को उठाया है, मैंने वर्ड यूज़ किया है ईदर। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक। ठीक है। तो मैंने किसी एक को उठाया है तो एक तो सिंगुलर ही होगा, पर मेरे पास लोग कितने हैं, 2। तो लोग 2 हैं, तो ये नाउन जो चल रही है वो कैसी चल रही है, प्लूरल। पर मैं उठा एक को रही हूँ तो वर्ब जो लगेगी वो कैसे चलेगी, सिंगुलर। और उस एक को उठाया उसी की मैं बात करूँगी तो वो जो लगेगा प्रोनाउन वो कैसा चलेगा, सिंगुलर चलेगा। आई होप चीज़ क्लियर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप यूज़ करेंगे। ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नीदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है। वन ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों में से कोई एक। ठीक है। अब वन ऑफ के साथ क्यों लगता है ये, क्योंकि वन ऑफ आप बोलते हो बहुत सारे लोगों में से कोई एक, तो लोग कितने हैं, बहुत सारे, पर उठा किसको रहे हो, एक को। तो लोग बहुत सारे हैं तो प्लूरल नाउन, पर उठा किसको रही हूँ मैं, कोई एक को, इसलिए सिंगुलर वर्ब। आ गई होगी बात समझ में। और नन ऑफ मतलब बहुत सारे में से कोई भी नहीं। ठीक है। ये होता है इनका मतलब। तो इनको ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, वर्ब आती सिंगुलर आती है, प्रोनाउन जो आता है वो सिंगुलर आता है। ठीक है। ये था आपका 5th कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते चलना। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब 6th कॉन्सेप्ट। 6th कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। बोलते हैं ना, कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दे के बताओ। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे। 80% जनता स्टार्टिंग ऐसे करती है, माई सेल्फ नेहा, माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ मोहन, माई सेल्फ सुनीता। इस तरह से आप स्टार्टिंग करते हो, जो कि सरासर गलत है। याद रखना, कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ये माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ से नहीं हो सकती। सेंटेंस हम समझते हैं, माई सेल्फ went to temple with my friend। ठीक है। अब बच्चे बोल देते हैं कि माई सेल्फ से तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं कि हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो भी तो माई सेल्फ से बोलते हैं। माई सेल्फ से अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो या फिर माई सेल्फ से आप सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो, यानी कि आप सेंटेंस को टोटली गलत बोल रहे हो। सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी भी माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण होता है, ये जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं ना, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, हरसेल्फ, ये जितने भी इनमें सेल्फ लगता है, ठीक है, ये सभी जो होते हैं या तो ये रिफ्लेक्सिव की तरह एक्ट करते हैं या फिर ये एम्फेटिक की तरह एक्ट करते हैं। तो इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसमें तो मैं आपको समझा नहीं सकती, पर इस बात का ध्यान रखो, ये सभी जो सेल्फ होते हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक हैं, इनको कभी भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते हो। अगर मुझे सेंटेंस को रेक्टिफाई करना है या करेक्ट करना है तो मैं कैसे बोलूँगी, माई सेल्फ मतलब सब्जेक्ट पर
और माई सेल्फ किसका सब्जेक्टिव केस, और माई सेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव केस बना है, आई का। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, आई वेंट टू टेम्पल विथ फ्रेंड्स, या फिर विथ माई फ्रेंड, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अगर एक सेंटेंस और देती हूँ मैं आपको, राम एंड माई सेल्फ वेंट टू फेयर यस्टरडे। इस सेंटेंस में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस सेंटेंस में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राम और मैं कहाँ गए थे, मेले में गए थे कल। ठीक है, इस तरह का सेंस है। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर वेंट है, ये वर्ब है, कहाँ गए थे, फेयर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर अदर पार्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये तो सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है चीज़ें, कौन कौन, राम और मैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पे प्लेस पर ये सेल्फ तो यूज़ हो ही नहीं सकते। क्या यूज़ करोगे, राम एंड आई। माई सेल्फ का जो सब्जेक्टिव चलता है वो क्या चलता है, आई चलता है। इस बात को ध्यान रखना। ये जितने भी मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ या फिर इस सीरीज़ में हम जितने भी एरर्स देखेंगे, करेक्शंस देखेंगे या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये 6th क्विज था, हम 7th पे चलते हैं। 7th कॉन्सेप्ट में आपको मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस दे रही हूँ हिंदी में, उसको ट्राई करना आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे। अगर मान लो मैंने आपसे कहा, एक सेंटेंस दिया, मैंने आपको सेंटेंस दिया, इसको कन्वर्ट करके बताओ कि अगर मैं दिल्ली आती हूँ तो मैं तुमसे मिलूँगी, या फिर अगर मैं दिल्ली आती हूँ, या फिर अगर मैं मुंबई आती हूँ तो मैं तुमसे मिलूँगी। इसको कैसे करोगे कन्वर्ट, अगर मैं दिल्ली आती हूँ तो मैं तुमसे मिलूँगी। जो सेंटेंस है, अधिकतर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये बनाते हैं, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई शैल मीट यू। शैल या फिर विल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मीट यू, तो आई विल मीट यू, ये यूज़ करो। ठीक है, ये इस तरह से जो आपने सेंटेंस बनाया है ना, ये गलत है, ध्यान देना। अगर आप कह रहे हो अगर मैं दिल्ली आती हूँ, अगर मैं दिल्ली आती हूँ, इतना सेंटेंस है पहला, फिर कॉमा लग रहा है, ये कॉमा। ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हो, तो मैं तुमसे मिलूँगी। ठीक है, अगर मैं दिल्ली आती हूँ, अगर इसका थोड़ा सा टेंस समझने की कोशिश करोगे तो क्या है टेंस, अगर मैं दिल्ली आती हूँ, इसका टेंस क्या है, आती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ, पढ़ती हूँ, है ना, इसी तरह से है ना। हूँ किस में चलता है, सिंपल प्रेजेंट में चलता है। तो एक बात ध्यान रखना, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, इस कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अगेन द फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर मैं दिल्ली आती हूँ, तो ये जो जिसके साथ कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन कैसे समझ में आ रही है मुझे, कौन से वर्ड के थ्रू कंडीशन समझ में आ रही है, इफ़ ही तो बता रहा है अगर। ठीक है, जिसके साथ कंडीशन लगा रहे हो वो किस में चलेगी, सिंपल प्रेजेंट में चलेगी। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट चलता है वो किस में जाता है, सिंपल फ्यूचर। आई बात समझ में। अब आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, अगर इफ आई कम टू दिल्ली आई विल, या शैल कुछ भी लगा सकते हो, आई विल मीट यू। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरह के सेंटेंसेस को आप कहते हो कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन किसके थ्रू पता चल रही है मुझे, इफ़ के थ्रू। इफ़ के साथ जो भी चलता है वो किस में चलेगा, सिंपल प्रेजेंट में, और उसका जो दूसरा पार्ट चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, तो पहले बारिश को होना पड़ेगा, फिर ही तो उसका जो रेपरकशंस है, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, मैं नहीं आऊँगी। तो अगर कंडीशन किस में आ रही है, अगर बारिश होती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, इफ़ इट रेन्स। अगर कंडीशन समझ में आ गई, ये अगर इफ़। ठीक है, तो इसके साथ वाला जो सेंटेंस चल रहा है वो किस में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट में। और जो नेक्स्ट आएगा क्या होगा, उसका रेपरकशंस क्या, उसके रिजल्ट्स क्या है, मैं नहीं आऊँगी। तो आई विल नॉट कम।
ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। ये तरह के सेंटेंसेस कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इस तरह की चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, क्लियर ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 8th कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 8th कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा समझिए। हम बोलते हैं ना हिंदी में अक्सर कि यार मुझे तेरा फेवर चाहिए, थोड़ा सा फेवर करेगी इस तरह से, तो हम क्या बोलते हैं, यार आई नीड योर फेवर। ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउंस जब पॉजेसिव केस से फेवर के साथ यूज़ नहीं किया जाता। आपको क्या बोलना चाहिए इसकी जगह, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट होता है। आई बात समझ में? ये कहना गलत है, ये कहना सही है। हम बहुत फ्रिक्वेंटली आम भाषा में रेगुलरली हम बोलते हैं कि आई नीड योर फेवर, गलत है, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, इस तरह से होता है। एक और हम बोलते हैं कि योर सेपरेशन वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर, मतलब तुम्हारा सेपरेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्द भरा था। ठीक है, अब समझो, योर्स भी अगेन सेपरेशन के साथ आप यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, सेपरेशन फ्रॉम यू वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एसएससी में पूछा जा चुका है। आई नीड योर फेवर कहना टोटली गलत होता है। आपको अगर इस बात को कहना है तो आप कैसे कहेंगे, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। नेक्स्ट, अगर आप बोलना चाह रहे हो योर सेपरेशन वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर, ऐसा नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, सेपरेशन फ्रॉम यू वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक ब्रशअप हो जाएगा। एक ऐसे 10 क्वेश्चन या 10 कॉन्सेप्ट्स को मैं लेकर आऊँगी जो इम्पॉर्टेंट है और आपका अच्छे से आप पढ़ भी लोगे। ठीक है, तो ये 8th था, 9th और 10th और देखते हैं। चलिए, 9th और 10th कॉन्सेप्ट मैंने एक ही साथ लिखते हैं, छोटे से हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस जो है, 9th सेंटेंस जो है उसमें मैंने लिखा है सरिता नो हिम वेरी वेल। एरर आपको समझ में आ गई होगी क्या है। देखो, सरिता या फिर सब्जेक्ट, इसमें एक बात ध्यान देना, जो आप सब्जेक्ट लेते हो उसी के हिसाब से क्या लगाते हो, वर्ब। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं वो हमेशा तालमेल में होना चाहिए, अकॉर्डेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब तुम प्लूरल लगा रहे हो, नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या पुटअप करोगे, सरिता। अब आप कहोगे नो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एक बात ध्यान रखना, वर्ब में जब भी आप एस या ईएस को ऐड करते हो तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। पर उल्टी कहानी किस में चलती है, नाउन में। नाउन में क्या होता है, नाउन में जब भी मैं एस या ईएस को जोड़ती हूँ तो क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सरिता कैसी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर लिया। पर इसके साथ जो वर्ब है, वर्ब में तो मैं एस लगाऊंगी तो वो सिंगुलर बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या बनाऊंगी मैं, नोज हिम वेरी वेल। आई बात समझ में? ये जो कॉन्सेप्ट था ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, सीमा इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट गर्ल ऑफ माई कॉलेज। इस सेंटेंस के थ्रू मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सीमा जो है सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट गर्ल है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर इस सेंटेंस में देखो मैं बात किसकी कर रही हूँ, सीमा की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला सीमा कैसी है, ब्रेवेस्ट है। ब्रेवेस्ट मतलब ब्रेव की डिग्री है। ब्रेव होता है, फिर होता है ब्रेवर और फिर होता है ब्रेवेस्ट। यानी कि ब्रेव कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, ब्रेवर कैसी है, कंपैरेटिव, और ब्रेवेस्ट कैसी है, सुपरलेटिव। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी कैसी होती है, सुपरलेटिव ही होती है। दोनों ही तो सुपरलेटिव है, ब्रेवेस्ट भी सुपरलेटिव है और मोस्ट भी सुपरलेटिव ही बताता है। तो यहाँ पर आपको दो सुपरलेटिव यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सिंपली सेंटेंस को क्या कहोगे, सीमा इज़ द ब्रेवेस्ट गर्ल ऑफ माई कॉलेज। मोस्ट को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वही काम कौन कर रहा है, ब्रेवेस्ट भी कर रहा है, तो मोस्ट का सुपरफ्यूज बना रहा है सेंटेंस को। यही बात समझ में? एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, राम इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। ये सेंटेंस हमने देखा। एरर आपको समझ में आ गई होगी। राम की बात कर रहे हो, ठीक है, राम कैसा है, क्लेवर है, पर क्लेवर की मैंने कौन सी डिग्री ली है, सुपरलेटिव ली है। ठीक है,
ये भी सुपरलेटिव है, मोस्ट भी सुपरलेटिव है, तो इसको हटा दो। क्या यूज़ करोगे? सिंपली राम इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस चलते हैं। ये 9th था और ये 10th है, ठीक है। इस तरह से मैं रेगुलरली आपके लिए 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए। आप एसएससी, बैंक, इंश्योरेंस किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो। कोई भी आपके फ्रेंड हैं जो एसएससी बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मैं मिलती हूँ जल्दी। थैंक यू सो मच।